कमरे की खामोशी अचानक टूट गई। आर्यन ने कहा, जो कुछ भी मैं आज करने वाला हूँ, ये तुम्हारे ही भले के लिए होगा। अपनी आवाज दबा लो, वरना बाहर सब सुन लेंगे। राधा का दिल जैसे रुक सा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने देखा कि आर्यन अपनी टाई उतार रहा था। घबराकर उसने कहा, आप इस टाई से मेरे हाथ तो नहीं बांधने वाले ना? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पैंट की बेल्ट खोली। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपती आवाज में उसने कहा, प्लीज मुझे मत मारना। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? राधा डर से चुप हो गई और अपने हाथ मसलने लगी। तभी आर्यन उसके पास आया और सख्त लहजे में बोला, बाजू की आस्तीन ऊपर करो। राधा घबराकर पीछे हट गई और सिर हिला दिया। आर्यन ने जबरदस्ती उसकी आस्तीन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा टाइट था। गुस्से में उसने एक झटके से उसकी कमीज का हिस्सा फाड़ दिया। राधा की सांसें थम सी गईं। तभी आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि राधा ने कहा, नाना जी, अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी पसंद की लड़की भी होगी। जिस लड़की को आप मेरी पत्नी बना रहे हैं, वो सिर्फ नाम की पत्नी होगी। उसके अलावा मैं उसे कोई हक नहीं दूंगा। आर्यन की ये सख्त बातें सुनकर भी नाना जी नहीं हिले। उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त से वादा किया है और ये वादा निभाकर ही रहूंगा। तुम्हारी पत्नी वही बनेगी। गुस्से में आर्यन ने कहा, लेकिन नाना जी, आप उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसे कभी अपनी पत्नी मान ही नहीं सकता। फिर भी नाना जी अपने फैसले पर अड़े रहे। मजबूर होकर आर्यन ने शादी तो कर ली, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ कागज का एक नाम है। शादी की रस्में पूरी हुई और राधा को विदा करके उसके घर लाया गया। वो घूंघट में बैठी थी। कमरे में आते ही आर्यन ने बिना उसका चेहरा देखे कहा, सुन लो, तुम सिर्फ मेरे नाना जी की पसंद हो, मेरी नहीं। मेरे लिए तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो। मुझसे किसी भी रिश्ते की उम्मीद मत रखना। आज रात ही मैं लंदन लौट जाऊंगा और वहां अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया और रात के अंधेरे में एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। किसी को भनक भी ना लगी। सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया, राधा की आंखें खुली। वो पूरी रात जागती रही। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने इस रिश्ते से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि उसे एक ऐसा घर मिल जाए जहां उसकी इज्जत सुरक्षित रहे। राधा के माँ बाप एक हादसे में गुजर चुके थे। नाना ही उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब नाना जी को दिल का दौरा पड़ा और हालात बिगड़ गए, तब उन्होंने अपने पुराने दोस्त को बुलाया और अपनी पोती का रिश्ता उनके पोते से जोड़ने का फैसला किया। इत्तेफाक से आर्यन छुट्टियां मनाने इंडिया आया हुआ था। वो सिर्फ 15 दिन रहने वाला था। उसके बड़े दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब घर में अकेला वहीं बचा था। लेकिन आर्यन का साफ कहना था कि अभी वो जिंदगी एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि लंदन में उसकी अपनी पसंद भी थी। प्रिया और आर्यन दोनों एक दूसरे को चाहते थे और आर्यन उसी से शादी करना चाहता था, मगर ये राज उसने अभी तक घर वालों से छुपा रखा था। तभी नाना जी ने अचानक उसकी जिंदगी पर जैसे बम गिरा दिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त से वादा किया था कि चंद दिनों में आर्यन की शादी राधा से करवा देंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। और वही हुआ। शादी की रस्में पूरी हुई और उसी शाम आर्यन वापस लंदन चला गया। उसी रात नाना जी भी अस्पताल में दम तोड़ गए। राधा के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था। वो अकेली पड़ चुकी थी। हालांकि नाना जी न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाकर गए, बल्कि जाने से पहले उन्होंने बेटे को ताकीद की थी कि राधा का ख्याल रखना, और उन्होंने वही किया। राधा बेहद सीधी सादी लड़की थी। एक मिडिल क्लास परिवार से आई थी। उसका पहनावा, उसका रहन सहन सब साधारण था। पर जिस घर में वो आकर बैठी थी, वहां की सोच और रहन सहन बिल्कुल अलग था। आर्यन की माँ और उसकी दोनों भाभियां हमेशा साड़ी या मॉडर्न कपड़े पहनती थीं। खुला दुपट्टा, फैशन और हाई क्लास अंदाज ही उनका तरीका था, जबकि राधा हमेशा सलवार कमीज में सिर पर दुपट्टा रखकर रहती। राधा का बचपन नाना के घर बीता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। मुर्गे, बकरियां
और चिड़ियों को खिलाना पिलाना ही उसका शौक था। पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही नाना की तबीयत बिगड़ी और हालात बदल गए। नाना के गुजर जाने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक तो उसे खाने पीने तक का होश नहीं रहा। नौकर उसे खाना देते, मगर वो बस आंसू बहाती रहती। आर्यन की माँ ने जल्द ही उसका कमरा बदलवा दिया। कहने लगी, ये आर्यन का कमरा है, बंद रहेगा, तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस तरह राधा का पहला हक भी उससे छीन लिया गया। घर में कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। भाभियां तो उसे हिकारत की नजर से देखती। उनका कहना था, जब पति ही पत्नी को पहली रात छोड़कर चला जाए और उसे नाम तक से इनकार कर दे, तो ऐसी लड़की की इज्जत कौन करेगा। ये ताने राधा को और भी तोड़ देते। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन ड्राइवर के साथ आना जाना और घर की बेरुखी ने उसकी मासूमियत और डर को और बढ़ा दिया। उसकी सादगी भरे कपड़े देखकर सब उसे ताना देते। आर्यन की भाभियां तो अक्सर कहती, अरे ये कौन से जमाने के कपड़े पहनकर घूम रही हो, जरा ढंग से रहना सीखो। राधा चुपचाप सह लेती। लेकिन एक दिन नाना जी खुद उसे मार्केट ले गए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े दिलाए और प्यार से बोले, बिटिया तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बहू हो, अच्छे और महंगे कपड़े पहना करो, तुम्हें देखकर इस घर का मान बढ़ना चाहिए। राधा की आंखों में पहली बार थोड़ी तसल्ली आई। इस घर में अगर कोई उसे समझता था और इज्जत देता था तो वो बस नाना जी थे। शायद इसी वजह से अब राधा अपने दिन का ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताने लगी। राधा नाना जी मिस्टर चौहान को बहुत मानने लगी थी। वो उनका खाना पानी और दवाइयों तक का ध्यान रखती। एक दिन हिचकिचाते हुए बोली, नाना जी मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक है। मेरे पुराने घर में बकरियों के बच्चे और चिड़ियां थी, लेकिन जब यहाँ आई तो सब अपनी सहेली को देकर आ गई। क्या मैं यहाँ भी रख सकती हूँ? नाना जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं बिटिया, पूरी छत खाली है, जितने चाहे पिंजरे मंगवा दूंगा। कुछ ही दिनों में छत पर रंग बिरंगे तोतों और ऑस्ट्रेलियन पक्षियों के पिंजरे सज गए। अब राधा का ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बीतता। वो उनसे बातें करती, हंसती और अपने अकेलेपन को भूल जाती। इत्तेफाक से एक दिन आर्यन का बड़ा भाई अर्जुन छत पर आ गया। वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वो कॉल करने आया था। तभी उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा तो सामने राधा थी। खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो अपने तोतों को दाना डाल रही थी। अर्जुन ठहर गया। उसने तो अब तक राधा को कभी गौर से देखा ही नहीं था। बस इतना जानता था कि नाना जी ने आर्यन की शादी जबरदस्ती किसी साधारण लड़की से करवा दी है और वो रिश्ता बस कागजों तक ही सीमित है। लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसका दिल हिला दिया। राधा की सादगी ही उसका सबसे बड़ा हुस्न थी। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आ गया और भारी आवाज में बोला, ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? अचानक पीछे से मर्दाना आवाज सुनकर राधा चौंक पड़ी। उसने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और पलटकर बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई। वो जानती थी कि ये आर्यन का बड़ा भाई है। अर्जुन भौचक्का रह गया। भाई? मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? तुम हो कौन? राधा ने झुककर कहा, रिश्ते में आप मेरे जेठ लगते हैं, इसलिए आपको भाई ही कहूंगी। ये सुनकर अर्जुन हल्के से हंस पड़ा और बोला, कौन सा जेठ? जब मेरा भाई तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो मैं तुम्हारा जेठ कहाँ से हो गया? इतना कहकर उसने अचानक राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा डर से सहम गई। जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच लो राधा, तुम सारी जिंदगी ऐसे कैसे काटोगी? आर्यन तो लंदन में है, वापस आने का इरादा ही नहीं रखता और एक जवान लड़की से अपने जज्बात संभाले नहीं जाते। अगर चाहो तो मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ये सुनते ही राधा की आंखों में डर उतर आया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सीढ़ियां उतरकर भाग गई। सीधे नाना जी के कमरे में पहुंची। वो उस वक्त सो रहे थे। राधा के आंसू पहली बार बेकाबू होकर गालों पर बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में उसे ऐसी बातें भी सुननी पड़ेंगी जिसे वो अपना महफूज ठिकाना समझ रही थी। वहीं उसका दिल कांप उठा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि सिसकियों की आवाज बाहर ना जाए। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये बात नाना जी को बताए या नहीं। अगले दिन जब कॉलेज से लौटी तो उसका चेहरा बहुत बुझा हुआ था। रात के खाने पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
अक्सर राधा कोशिश करती कि वो अकेले ही कमरे में खाना खा ले, लेकिन आज नाना जी भी मौजूद थे। उन्होंने प्यार से आवाज दी, राधा बिटिया, इधर आओ, खाना हमारे साथ बैठकर खाया करो। राधा मजबूरन उनके पास बैठ गई और उसके सामने वाली कुर्सी पर अर्जुन बैठा था। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे थे। नाना जी ने प्यार से राधा को पास बुलाकर अपने साथ बिठाया, मगर सामने बैठा अर्जुन उसे लगातार देखे जा रहा था। राधा बेचैन हो गई, लेकिन चुप रही। भोजन के दौरान वो छुप छुप कर इशारों में उसे छत पर बुलाने की कोशिश करता रहा। राधा ने नजरें झुका ली और नाना जी के सवालों का जवाब देती रही। घर की बड़ी बहू संगीता के चेहरे पर भी नापसंदगी साफ झलक रही थी। उसे राधा शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, मगर नाना जी की वजह से चुप रहती थी। अगले दिन जब राधा कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि गाड़ी के पास ड्राइवर की जगह अर्जुन बैठा था। वो सकपका गई, ये मुझे लेने क्यों आया? लेकिन मजबूरी थी, घर तो जाना ही था। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला ही था कि अर्जुन ने फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कहा, पीछे मत बैठो, आगे बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। राधा हिचकिचाई, भाई मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसकी बातों में अजीब सा लहजा था। राधा डरते डरते आगे आकर बैठ गई। उसने अपना बैग बीच में रखा और खुद खिड़की से लगकर बैठ गई। अर्जुन हंसकर बोला, इतना दूर क्यों बैठ रही हो? अगर पास आओगी तो तुम्हें ही फायदा होगा। राधा घबरा गई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्लीज गाड़ी तेज चलाइए, मुझे घर पहुंचना है। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, राधा, उस रात छत पर मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आई नहीं। कल भी इशारा किया, लेकिन तुमने अनदेखा कर दिया। देख लो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। राधा का दिल धक धक करने लगा। वो चाहकर भी गाड़ी से उतर नहीं पाई। जैसे तैसे घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि नाना जी को सब कुछ बता दे, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रात को जब सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे खिड़की खुलने की आवाज आई। वो चौंक गई। दरवाजा तो उसने बंद किया था, लेकिन खिड़की अंधेरे में किसी की आहट आई और साथ ही अर्जुन की धीमी आवाज आई, मैंने कहा था ना, दरवाजा बंद करके मुझसे बच नहीं पाओगी। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए दुपट्टा ओढ़ा और बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, मैं ऐसा ही आदमी हूँ। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अगर चुपचाप मेरा कहा मानोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। राधा ने हिम्मत जुटाई और बोली, अगर आप एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं शोर मचा दूंगी। इतना कहते ही उसने चीखना शुरू कर दिया। राधा उस रात डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर अर्जुन खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। राधा ने तुरंत खिड़की बंद की और दरवाजा खोला तो सामने आर्यन की माँ खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? राधा घबराकर बोली, मुझे लगा जैसे कमरे में कोई चोर आ गया है। तभी बाहर से अर्जुन भी आ गया और बोला, क्या हुआ, किस बात का शोर है? राधा कुछ कहती, उससे पहले ही आर्यन की माँ ने कटाक्ष किया, कुछ नहीं, ये झूठ बोल रही है, बेवजह सबको परेशान कर रही है। अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो बाहर एक दोस्त से मिलने गया था। जैसे ही घर लौटा तो चीखें सुनी और दौड़ पड़ा। वो झूठ बोल रहा था। राधा ने दरवाजा बंद किया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। बाहर अर्जुन और आर्यन की माँ आपस में बातें करने लगे। अर्जुन बोला, ये लड़की घर पर बोझ है, इसे तो बाहर भेज देना चाहिए। आर्यन की माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा बस चले तो ऐसा ही करूं, लेकिन जानते हो ना, नाना जी ने इसे बहू का दर्जा देकर घर में रखा है। उनकी मौजूदगी तक हम कुछ नहीं कर सकते। राधा भीतर बैठी सब सुन रही थी और रो रही थी। अगले दिन जब वो छत पर अपने पंछियों को दाना डाल रही थी तो अर्जुन फिर उसके पास आया। इस बार उसने सख्त लहजे में कहा, यदि मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम बहुत बुरा होगा। राधा कांप उठी, लेकिन साहस करके बोली, इंसानियत दिखाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अर्जुन हंसकर बोला, तुम्हारा यहाँ कोई सहारा नहीं है। यदि नाना जी को कुछ बताने की कोशिश की तो यही घर तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। राधा रोती हुई कमरे में लौट आई।
उसके मन का भय और गहराता जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद नाना जी की तबीयत बिगड़ गई। हृदय के पुराने रोगी थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो गया। राधा सचमुच फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लग रहा था जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा छीन गया हो। अब इस घर में उसकी रक्षा कौन करेगा? नाना जी के निधन की खबर सुनकर आर्यन भी वापस आया। वो बहुत टूटा हुआ था क्योंकि जिससे वो प्रेम करता था उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया था। अंतिम संस्कार के समय पहली बार उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा नाना जी के पार्थिव शरीर से लिपटकर बेकाबू होकर रो रही थी। आर्यन चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये मासूम सी लड़की कौन है। नाना जी के गुजर जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राधा बहुत मासूम और नाजुक सी लड़की थी। मुश्किल से 19 साल की। जब आर्यन ने पहली बार उसे देखा तो उसे लगा जैसे ये घर की कोई काम करने वाली लड़की हो, क्योंकि नाना जी का बर्ताव अपने नौकर चाकरों से भी बहुत अच्छा था और सब उन्हें नाना जी कहकर पुकारते थे। उधर राधा ने भी आज तक आर्यन को देखा तक नहीं था। शादी के दिन भी वो घूंघट में थी और आर्यन बस रस्म पूरी करके बाहर चला गया था। जब मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा छा गया तो आर्यन की माँ राधा के कमरे में आई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जिस शख्स के सहारे तुम इस घर में थी अब वो नहीं रहा। अब तुम्हें अपनी असली जगह पर रहना होगा। सामान उठाओ और क्वार्टर में जाकर रहो। आज से यही तुम्हारा ठिकाना है। राधा सहमी हुई बोली, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? आर्यन की माँ ने कहा, यहीं रहो, लेकिन अब घर के छोटे मोटे काम तुम्हें करने होंगे। ये कहकर उन्होंने नौकरानी को बुलाया और राधा को क्वार्टर दिखवा दिया। क्वार्टर छोटा सा था, बस एक चारपाई, एक छोटी अलमारी और एक मेज। राधा ने चुपचाप अपनी किताबें और कपड़े वहां रख दिए। उसके दिल में सवाल था कि अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, पढ़ाई पूरी भी हो पाएगी या नहीं। दिन बीतते गए। राधा घर के कामों में लग गई। जब आर्यन की नजर उस पर पड़ी तो उसने भी यही समझा कि ये कोई काम करने वाली लड़की है। उसने कभी अपनी बीवी को ठीक से देखा ही नहीं था। एक दिन उसने अपनी माँ से यूं ही पूछ लिया, मॉम, नाना जी ने मेरी शादी जिस लड़की से करवाई थी वो कहाँ है? वापस चली गई क्या? आर्यन की माँ चौंकी, फिर बोली, तुमने उसे देखा नहीं? आर्यन ने कहा, नहीं, घूंघट में थी। मैं तो रस्म के बाद बाहर चला गया। आर्यन की माँ ने सुकून की सांस ली और झूठ बोल दिया, हाँ, वो चली गई, किसी और से उसका चक्कर था। आर्यन ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन इत्तेफाक से एक सुबह जब वो जॉगिंग के लिए निकला उसने उसी लड़की को देखा। राधा यूनिफॉर्म में थी और चौकीदार से रास्ता पूछ रही थी। बाबा बताइए ना, मेरे कॉलेज की बस कौन सी है? चौकीदार हकला गया। तभी आर्यन पास आया और बोला, आप इसे खुद क्यों नहीं छोड़ आते? वैसे भी यहाँ कोई खतरा नहीं। राधा ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। चौकीदार ने उसे बस स्टॉप तक पहुंचाया, टिकट दिलवाया और वापसी का किराया भी दिया, क्योंकि वो जानता था कि घर वाले राधा के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वापसी में मुश्किल हो गई। राधा को याद ही नहीं रहा कि किस बस से आई थी। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। वो भीगती हुई रो रही थी। तभी आर्यन की गाड़ी वहां से गुजरी। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर कहा, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। राधा डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, बस बता दीजिए घर तक कौन सी बस जाती है? आर्यन ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं वैसे भी घर ही जा रहा हूँ। राधा मन मारकर गाड़ी में बैठ गई। जब दोनों घर पहुंचे तो लॉन में खड़ी आर्यन की माँ ने देखा और गुस्से में बोली, कहाँ थी तुम? किससे पूछकर कॉलेज गई थी? आर्यन हैरान होकर बोला, मॉम, हुआ क्या? मैं तो बस इसे रास्ते में देख कर ले आया। आर्यन की माँ बोली, कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। फिर उन्होंने राधा को डांटते हुए अंदर खींच लिया। आर्यन ने चुपचाप देखा कि उसकी माँ और भाभियां हर वक्त इस लड़की पर चिल्लाती रहती हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि लड़की उतनी भी गलत नहीं है जितनी सब बताते हैं। तभी एक दिन वकील साहब आए और उन्होंने घर में ऐसी बात बताई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। कुछ देर बाद वकील साहब ने सभी को हॉल में बुलाया और कहा, नाना जी की वसीयत मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पूरा परिवार मौजूद था, मगर राधा को किसी ने नहीं बुलाया। आर्यन को तो ये तक नहीं पता था कि उसकी बीवी का नाम राधा है। वकील ने कागज पर नजर डालते हुए कहा, लेकिन यहाँ एक नाम लिखा है, राधा, इसे भी होना चाहिए। सब चौंक गए। आर्यन तो और भी हैरान हो गया।
उसकी माँ ने अब तक यही कहा था कि वो लड़की घर छोड़कर जा चुकी है। थोड़ी देर बाद राधा किचन से दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई अंदर आई, सादगी भरा चेहरा और आंखों में झिझक। वकील ने उसे देखते हुए कहा, हाँ यही है, बैठ जाइए। राधा डरते डरते कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन की नजरें लगातार उसी पर थीं, जैसे पहली बार सचमुच उसे देख रहा हो। वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। नाना जी ने अपनी पूरी जायदाद राधा के नाम कर दी है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। धर्मपाल गुस्से में बोले, ये कैसे हो सकता है? वकील ने सख्त लहजे में कहा, जब तक राधा साइन नहीं करेगी आप में से कोई भी पैसे को छू नहीं सकता, और अगर इसके साथ जरा भी जबरदस्ती हुई तो अंजाम बुरा होगा। याद रखिए, ये चाहे तो सबको इस घर से बाहर भी कर सकती है। फिर उन्होंने आर्यन की ओर देखा। ये आपकी पत्नी है, इसका सम्मान करना और इसके साथ अच्छा व्यवहार करना आपकी जिम्मेदारी है। पूरा कमरा चुप हो गया। सबकी आंखों में हैरानी और बेचैनी थी। वकील ने साफ कर दिया कि अगले 2 महीने तक कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक ये साबित ना हो जाए कि राधा इस घर में खुश है। वकील के चले जाने के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। आर्यन की माँ गुस्से से कमरे में चली गई। बाकी सब भी खामोशी से उठकर चले गए। लिविंग रूम में बस राधा अकेली कुर्सी पर बैठी थी और सामने से आर्यन उसे देखे जा रहा था। नाना जी की वसीयत ने दोनों को ऐसी गिरफ्त में बांध दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात दोनों ही अपने कमरों में गए, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। आर्यन सारी रात बेचैन रहा। उसके दिमाग में बस यही सवाल था, माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नाना ने सारी जायदाद उसी लड़की के नाम क्यों लिख दी? और ये शर्त क्यों रखी कि वो मेरे बच्चे की माँ बने? सुबह नाश्ते की मेज पर सब लोग परेशान बैठे थे। आर्यन की माँ बोली, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आर्यन ने चाय का कप होठों तक उठाया ही था कि ये सुनकर वापस रख दिया। मतलब मुझ पर क्या है? वो बोली, मतलब ये कि राधा को अपने पास रखो। कोशिश करो कि जल्द से जल्द वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए। उसके बाद सब तुम्हारे काबू में होगा। फिर चाहो तो उसे इस घर से निकाल देना, हमें कोई एतराज नहीं। आर्यन हैरान रह गया। मॉम, ये सब आपके लिए मामूली होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर वो मेरे बच्चे की माँ बन गई तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आर्यन की माँ झुंझलाकर बोली, लानत है उस पर भी और उसके बच्चे पर भी। बस फिलहाल उसे अपने कमरे में रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आर्यन ने नाश्ता अधूरा छोड़ा और गुस्से में उठ खड़ा हुआ। धर्मपाल ने टोकते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें समझना होगा, वकील कभी भी यहाँ आ सकता है। इससे पहले कि वो आए, लड़की तुम्हारे कमरे में होनी चाहिए ताकि कोई सवाल ही ना उठे। आर्यन चुपचाप लिविंग रूम से बाहर चला गया। ऑफिस में भी उसका दिमाग उलझा रहा, लेकिन आखिर में उसे लगा शायद यही एक रास्ता है। रात को जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखा राधा पहले से ही वहां बैठी थी, सहमी हुई, अपनी उंगलियां चटकाती हुई। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा बंद किया, वो जल्दी से खड़ी हो गई। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, आपकी माँ ने जबरदस्ती भेजा है। मैं वापस चली जाती हूँ, मैं क्वार्टर में सो जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन उसके पास आया, उसे गौर से देखा। कपड़ों से पसीने और किचन के मसालों की गंध आ रही थी। उसे चिढ़ हुई और बोला, जाकर नहा लो और साफ कपड़े पहन लो। उसने अलमारी खोली और अपना ट्राउजर शर्ट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। ये पहन लेना। राधा के हाथ कांप रहे थे। जब उसने कपड़े पकड़े तो वो वॉशरूम में चली गई। शावर के नीचे खड़ी होकर रो रही थी। अभी तक उसके जिस्म पर जख्मों के निशान बाकी थे। उसके मन में बस एक ही डर था, पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। कुछ देर बाद वो बाहर आई। आर्यन की डीली शर्ट और ट्राउजर में उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाया और उसके ऊपर स्प्रे करने लगा। पूरा कमरा खुशबू से भर गया। राधा घबराकर पीछे हट गई, मगर आर्यन बस चुप खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूर कर रहा हो उस रिश्ते को निभाने के लिए जो अब नाना की वसीयत की वजह से उस पर थोप दिया गया था। वो भी तब तक जब तक राधा प्रेग्नेंट ना हो जाती। फिलहाल अभी तक वो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही था। जैसे ही उसके करीब आकर अपने होंठ राधा के होठों के पास लाए, राधा एकदम पीछे हटी और इनकार करने लगी। अब आर्यन को गुस्सा आया था। पहले ही वो खुद को उस लड़की के पास मजबूर महसूस कर रहा था।
आर्यन की नजदीकियों से राधा डर गई थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। आर्यन ने उसके बाजू की ओर देखा और कहा, बाजू ऊपर करो। राधा घबराई और सिर हिलाया, लेकिन आर्यन ने धीरे धीरे उसे समझाया। धीरे धीरे उसने बाजू ऊपर किया। पूरा वॉशरूम शांत था। राधा नहाने गई और रोते हुए अपने जख्म छुपाने की कोशिश करती रही। उसकी नाजुकता और सहने की शक्ति आर्यन को अचंभित कर गई। कुछ देर बाद राधा कमरे में लौटी। गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। आर्यन ने उसकी ओर देखा और धीरे से बाल पीछे किए। राधा हड़बड़ाकर बैठ गई और जल्दी से बाल बांध लिए। आर्यन ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ काम के लिए बाहर चलते हैं। राधा घबराकर बोली, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? आप जो चाहे कर लें, मुझे बस सुरक्षित रहने के लिए कोई कमरा दे दो। मैं पढ़ाई करूंगी, अच्छी नौकरी पाऊंगी और फिर घर छोड़ दूंगी। आर्यन चुपचाप उसे सुनता रहा। राधा ने अपनी छोटी उम्र की जिम्मेदारी और बच्चे की तरह चिंता जताई। अंततः वो अपने क्वार्टर में चली गई, कपड़े बदलकर फ्रेश हुई और फिर आर्यन के कमरे में आ गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। सुबह का समय था और घर में बाकी लोग सो रहे थे। आर्यन ने राधा को मॉल में ले जाकर नए कपड़े दिलाए। घर लौटने पर सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। आर्यन की माँ ने राधा को आर्यन के साथ देखकर माथे पर हाथ रखा और पूछा, तुम इसे कहाँ लेकर गई थी? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, इसके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं बाजार लेकर गया। फिर उसने राधा से कहा, जाओ अलमारी में सारे कपड़े सेट कर दो। राधा चुपचाप चली गई और सारे कपड़े अलमारी में रख दिए। आर्यन की माँ ने पूछा, इतने ज्यादा कपड़े क्यों लाए हो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं इसे परेशान नहीं कर रहा। अगर वकील पूछे कि राधा अभी भी पुराने कपड़े पहन रही थी तो यही जवाब दे देना, मैं सिर्फ राधा के साथ सख्ती नहीं रखूंगा, आपको भी अपना रवैया ठीक रखना होगा। आर्यन ऑफिस से लौटा। घर में सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। लाउंज में केवल डिनर के समय ही लोग इकट्ठे होते थे। आर्यन ने पहले अपने कमरे में जाने का सोचा, लेकिन किचन से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसने देखा अर्जुन राधा के पास खड़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा था। आर्यन का गुस्सा फट पड़ा। बुलंद आवाज में बोला, भाई आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन का रंग उड़ गया। आर्यन तेज कदमों से उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरी पत्नी के पास खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन घबराया और बोला, मैं तो बस चाय देने आया था। आर्यन ने सख्ती से कहा, मैं देख चुका हूँ, मेरी पत्नी पर किसी की भी नजर नहीं उठने दूंगा। अगर दोबारा देखा तो कोई नहीं रोक पाएगा। अर्जुन डर के मारे बाहर भाग गया। आर्यन ने राधा से कहा, अगर ये व्यक्ति फिर कुछ बोले तो बेझिझक उसके मुंह पर थप्पड़ मार देना। राधा हैरान रह गई। उसे पहली बार लगा कि कोई सच में उसकी सुरक्षा कर रहा है। आर्यन ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर की बड़ी बहुएं काम नहीं करती, पानी तक नहीं उठाती, और तुम? उसने राधा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। राधा नहाकर तैयार हुई, बालों पर कैचर लगाया, लेकिन आर्यन ने उसे हटा दिया। फिर उसने राधा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। होटल में पहुंचकर आर्यन ने मेनू कार्ड राधा के सामने रखा और कहा, तुम खुद ऑर्डर कर लो। राधा ने कहा, मैंने कभी होटल में खाना नहीं खाया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम सब कुछ खुद करोगी। राधा झिझकते हुए ही ऑर्डर करने लगी। घर लौटने पर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद किया। राधा का बाजू पकड़कर अपने पास किया। राधा घबरा गई। आर्यन ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारा दीवाना बन चुका हूँ। धीरे धीरे उसने राधा के होठों को अपने करीब किया। राधा पीछे हटी और बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आर्यन मुस्कुराए और बोला, क्यों नहीं करूं? मेरा मूड है आज तुम्हारे साथ समय बिताने का। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें देखकर दिल कह रहा है सारी हदें पार कर दूं। राधा ने कहा, सब कुछ करने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? प्लीज अपनी मोहब्बत का मजा मत चखाइए। जब आप मुझे छोड़ेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। आर्यन ने उसे और पास खींचते हुए कहा, कौन तुम्हें छोड़ना चाहता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा अपने हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को आर्यन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने धीरे धीरे उसे अपने पास कर लिया। फिर राधा की बेहोशी में आर्यन ने धीरे धीरे अपने होंठ उसके गले के पास रख दिए।
वो उसे गोद में उठाकर पलंग पर लेटा चुका था। राधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या वाकई उसे इतनी खुशी मिली है या आर्यन बस उसे बहलाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर भी वो आर्यन की बढ़ती नजदीकियों और प्यार को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसमें खोने लगी। सुबह की हल्की धूप दोनों के लिए नई खुशियां लेकर आई। राधा शर्म से आर्यन की आंखों में देख नहीं पा रही थी। आर्यन गहरी नींद में था, लेकिन राधा बड़ी सावधानी से उसका हाथ अपनी कमर से पीछे कर उठने की कोशिश करने लगी, पर आर्यन ने उसे धीरे धीरे अपने पास खींच लिया। तुमने क्या जादू कर दिया है? आर्यन ने हंसते हुए कहा। राधा की गाल लाल हो गए। वो सोच रही थी कहीं ये मोहब्बत असली ना हो और कहीं आर्यन उससे झूठ ना बोल रहा हो। फिर राधा ने अपने हाथों से आर्यन के सीने पर हल्की उंगलियों से खेलना शुरू किया और पूछ बैठी, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे नाना ने मेरे लिए सबसे अनमोल साथी चुना है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो फिर राधा के होठों के पास आ गया। उसकी हरकतों में कोमलता थी। जब वकील बाद में आए तो सभी ने कहा कि राधा अपने पति के साथ बहुत खुश है और चाहती है कि घर की सारी जिम्मेदारियां उसके नाम हो। लेकिन आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ राधा के नाम पर ही रहे, वो हमेशा इसकी मालिक रहे। आर्यन की माँ और घर के अन्य लोग सुनकर हैरान रह गए। आर्यन ने समझाया, अगर नाना ने सब कुछ राधा के नाम किया है तो वो सोच समझ कर किया होगा। मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ है। वकील मुस्कुराए और राधा के चेहरे की चमक देखकर समझ गए कि वो वास्तव में अपने पति के साथ खुश है। आर्यन की माँ ने कहा, क्या कहा? आर्यन ने कहा, मैं बिल्कुल सही कहा। ये मेरी पत्नी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे मोहब्बत है। पैसा मुझे नहीं चाहिए। आर्यन की माँ बोली, लेकिन हमें चाहिए। आर्यन ने कहा, ठीक है, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं कानूनी और शरीयत के तौर पर जो कुछ आपका था आपको दूंगा। वैसे भी लंदन में मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लंदन ले जाऊंगा। राधा आश्चर्यचकित हो गई। कुछ महीने बाद सब उम्मीद से भी बेहतर हो गया। अब आर्यन और घर वाले दोनों का ख्याल रखने लगे। जैसे ही आर्यन के घर बेटे का जन्म हुआ, राधा ने सब कुछ अपनी सास के हवाले कर दिया। फिर आर्यन उसे लंदन ले गया। वहां राधा की नौकरी भी अच्छी थी और दोनों अपने नए जीवन में बेहद खुश थे। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन आर्यन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। आर्यन अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार करता, फिर किचन में राधा के लिए खाना बनाता, राधा के गालों पर प्यार भरी चुम्बन देता। राधा कहती, आप पहले नहाने देते हैं, फिर कहेंगे पसीना बह गया। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता, अब तो तुम्हारी खुशबू मुझे अमृत जैसी लगती है। ये आदत हो गई है। ये पसीना मेरे लिए ही बह रहा है और ये स्वादिष्ट खाने भी मेरे लिए बन रहे हैं। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह डूबे हुए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।